चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं तथा उनके गुण। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था विद्युतीय बल रेखाएं, बिल्कुल उसी तर्ज पर मैं तो कहता हूं विद्युतीय बल रेखा के गुण याद कर लीजिए और वहां जहां जहां विद्युतीय शब्द लिखा है उसको मिटा करके चुंबकीय लिख दीजिए, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो एक बार याद कर लो, दूसरी बार भी जैसा का वैसा तैयार कर लीजिए। राइट, ओके। तो हम फिर से देखें चुंबकीय बल रेखा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई चुंबक है और उसका हमें बल रेखाएं खींचना है, क्योंकि चुंबक है तो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, या कोई ध्रुव है तो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, तो वहां से और उसका अपना प्रभाव होना चाहिए कुछ एरिया तक। तो वहां से क्या होगी, बल रेखाएं गुजरती है, जहां से बल रेखाएं गुजरती है वहीं तक उसका प्रभाव होता है। खैर, तो चुंबकीय बल रेखा क्या होगी? चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हो? चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा कैसी रेखा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये काल्पनिक है, इसके साथ साथ ये निष्कोण है, निष्कोण मतलब स्मूथ, निष्कोण है, और इस पर जो है स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है, चुंबकीय बल रेखा वह वक्र होती है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए जैसे कि आपने देखा कि ये कोई बल रेखा है ना, एन से निकल रही है और एस पर जाकर मिलने वाली है सपोज, और ये कोई बिंदु है। इस बिंदु पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींच दूं इस तरह से, तो ये जो स्पर्श रेखा है इस पॉइंट P पर किस बात को प्रदर्शित करेगी? ये बताएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस बात को भी हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में दे सकते हैं। तो कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। राइट, तो वेरी सिंपल। ये तो हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। अब हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखा के कौन कौन से गुण होना चाहिए? सबसे पहला गुण तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चुंबकीय बल रेखा, इसी बात को आप चाहे तो उसको प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा वह वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। तो चुंबकीय पहला गुण क्या हुआ? बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। एक दूसरा गुण जो है, चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलती है और दक्षिणी सिरे पर जाकर मिल जाती है। पर ध्यान रखें कहां? चुंबक के बाहर एन से निकलती है और एस पर जाकर मिलती है, जबकि चुंबक के अंदर एस से चलती है और एन पर जाकर मिलती है। इस प्रकार से जो चुंबकीय बल रेखा हुई कैसी हुई? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ध्यान रखिए, जब मैंने विद्युत बल रेखा पढ़ाया था तो विद्युत बल रेखा वो धनावेश से निकली थी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो गई थी। तो वहां पर जो कर्व बना था, वक्र बना था, वह कैसा वक्र था? खुला वक्र था। जबकि चुंबकीय बल रेखा कैसे वक्र बनाती है? ये एक बंद वक्र बनाती है। तो विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में ये एक खास अंतर है, अब ध्यान रखें। तो दूसरा अंतर क्या हुआ? पहला तो क्या बताया हमने,
चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा अंतर हमने क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती है। कहाँ? चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव पर जाकर मिलती है। और इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा एक क्लोज्ड वक्र बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। ओके। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। ये तीसरी प्रॉपर्टी बनी, परस्पर नहीं काटती। ठीक है। इस बात को आप कैसे प्रूफ करोगे कि मान लीजिए कि दो बल रेखाएं हैं, ये एक बल रेखा है और ये दूसरी चुंबकीय बल रेखा है। ये पहली बल रेखा और ये दूसरी बल रेखा। अभी हमने बताया था कि क्या करें, अभी हमने बताया था कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये पहली बल रेखा पर स्पर्श रेखा हमने इस तरह से खींची, ये पहली स्पर्श रेखा हुई। और दूसरी बल रेखा पर कैसी रेखा खींचेंगे? ये दूसरी स्पर्श रेखा हुई, रेड कलर की, ये दूसरी स्पर्श रेखा हुई। तो ये दोनों के दोनों स्पर्श रेखाएं किन किन बातों को प्रदर्शित करेगी? दोनों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो क्या एक ही बिंदु पर दो परिणामी क्षेत्र हो सकते हैं? क्या एक ही बिंदु पर दो परिणामी क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकते। एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों का जो परिणामी है वो एक ही होगा। ठीक है। तो यहां पर यदि हमने कहा कि काटती है, यहां पर हमने क्या मान लिया कि बल रेखाएं, पहली बल रेखा दूसरी बल रेखा, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काटती है, ऐसा हमने मान लिया। तो बिंदु P पर काटती है तो कटान बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और दोनों स्पर्श रेखाएं किस बात को प्रदर्शित करेगी? दो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। क्योंकि किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो किस बात को प्रदर्शित करती है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस बिंदु पर भी तो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक स्पर्श रेखा एक, दूसरी स्पर्श रेखा दो, तो दो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और जो कि संभव नहीं है। और संभव नहीं है, जब संभव ही नहीं है तो हमारा ये सोचना, हमारी यह कल्पना कि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो बिल्कुल गलत है। अर्थात बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। राइट। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि बल रेखाएं जहां सघन होती है, जहां बल रेखाएं जहां सघन होती है वहां पर उस एरिया में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? अधिक होती है। और जहां बल रेखाएं विरल होंगी, जहां बल रेखाएं विरल होगी उस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। वह क्षेत्र जहां से होकर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक मात्रा में गुजरती हैं तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? अधिक। और जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? विरल होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? चौथा गुणधर्म हमने क्या देखा कि जहां बल रेखाएं सघन है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ये अधिक होगा। और जहां बल रेखाएं कैसी हैं? विरल हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? कम होगा। ये भी एक बात हो गई। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? बल रेखाएं, ऐसा लगता है जब हम लोग बल रेखाएं खींचते हैं तो अभी एक तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करता है। और जब तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करता है तो हम ये कह सकते हैं कि बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या होती है? संकुचित होती है, कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई विध्रुव है और जैसे कि हमने देखा N से बल रेखाएं निकलती है और S पर जाकर मिलती है। N से बल रेखाएं निकलती हैं और S पर जाकर मिलती है इस तरह से। तो आपने देखा जो लंबाई की दिशा में आप देख रहे हैं ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं? संकुचित हो रही हैं। ठीक है, संकुचित हो रही है। इसी के आधार पर
लंबाई की दिशा में बल रेखा, ये कौन सा क्षेत्र है? ये संकुचित होने वाला क्षेत्र है। बल रेखाओं में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं संकुचन के आधार पर कि विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। और साथ ही साथ आप देखो लंबाई के लंबवत देखें तो ये जो बल रेखाएं हैं आपको कैसी दिखाई देंगी? ऐसा लग रहा है जैसे और दूर दूर सरक रही हैं। तो लंबाई के लंबवत आप क्या देख रहे हैं कि लंबाई के लंबवत ये जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। और इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेशों में क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो छोटे छोटे हमने प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताया, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। अब हम तो क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? उनके 2 गुण 3 गुण को लिखिए, कम से कम 2 या 3 गुणों को लिखिए। तो हमने तो 5-5, 6-6 गुण देखे थे और इस तरीके से आप जो है उनके गुण को परिभाषित कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ये प्रैक्टिकल वर्क की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो निर्धारित परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं इनका बहुत उपयोग हुआ है। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन भी आता है कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए और इस आधार पर चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रबलता की गणना कीजिए। ठीक है, वैसे ही इसको हम एन टू एन पोजिशन भी कहते हैं। इसी पार्ट को बदल करके एन को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर एन टू एस पोजिशन में भी रख करके हम लोग जो है क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रबलता की गणना करेंगे। उसके पहले एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो बच्चों जब हम बल रेखाएं खींचते हैं, आपको एक चुंबक दिया जाता है, एक नीडल दी जाती है और हमें बल रेखा खींचना सिखाया जाता है लैब में। तो कुछ इस तरह से हमें बल रेखाएं मिलती हैं। मान लो कि NH है ना, तो बल रेखाएं कैसी मिलेगी? N से निकलती है, S पर जाकर मिलती हैं, N से निकलती है, S पर जाकर मिलती हैं, N से निकलेगी, S पर जाकर मिलेगी, N से निकलेगी, S पर जाकर मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमको मिलता है इसके चारों ओर, एक चुंबक के चारों ओर। तो उसी क्षेत्र में, क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां से बल रेखाएं गुजरती है, लेकिन उसी क्षेत्र में हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं चुंबक के दोनों ओर, और वो पॉइंट ऐसा होता है कि जहां से बिल्कुल भी बल रेखाएं नहीं गुजरती। निश्चित रूप से क्यों नहीं गुजरती होगी? निश्चित रूप से वहां पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती होगी? 0 होती होगी। अगर 0 नहीं होती तो बल रेखाएं वहां से क्या होती? जरूर गुजरती। अब प्रश्न उठता है कि उन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों है? सोचिए कि जिस स्थान पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप प्रायोगिक कार्य को संपादित कर रहे हैं, उस बिंदु पर 2 क्षेत्र हैं, उस स्थान पर 2 क्षेत्र काम कर रहे हैं। एक तो आपको जो चुंबक दिया हुआ है, जो चुंबक दिया हुआ है उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, और दूसरा जो हमारी प्रकृति ने बनाया हुआ है चुंबक, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति काम करता है, उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहां पर जो दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र हैं वो इन बिंदुओं पर क्या हो जाएंगे? परिमाण में तो बराबर होते हैं। परिमाण में कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं, किंतु उनकी जो दिशाएं हैं वो परस्पर कैसी होती है? अपोजिट होती है। और निश्चित रूप से जब परिमाण में बराबर है और दिशाएं कैसी हैं? अपोजिट है, तो नेट जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इन बिंदुओं पर कितनी होगी? 0 होगी, है ना। समान परिमाण के हैं, दिशाएं विपरीत है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0। तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं?
उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उदासीन बिंदु की क्या परिभाषा होगी? उदासीन बिंदु की क्या परिभाषा होगी? किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में, चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। फलस्वरूप इन बिंदुओं पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह कितनी होती है? 0। और ऐसे बिंदुओं को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। ऐसे बिंदुओं को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु, राइट। तो फाइनली उदासीन बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होती है? 0। ठीक, ओके। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लिख रहा हूं, थ्योरी क्लास में भी आता है। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचना और उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण साथ ही साथ ध्रुव प्रबलता की गणना करना, यह आपका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए एक ड्राइंग बोर्ड दिया जाएगा, एक कागज दिया जाएगा, नीडल दी जाएगी, पेंसिल आपके पास होगा, आदि आदि, रबर होगा, सब कुछ आपके पास होगा ही। सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, उस बोर्ड पे कागज को चिपका दीजिए और कागज पर चिपकाने के बाद उसमें एक लाइन खींच दीजिए बीचों बीच। उस लाइन को हम लोग कहते हैं निर्देशक रेखा, और उस निर्देशक रेखा पर एक चुंबक को रखिए। कैसा रखिए कि उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक उत्तर मान लो कि इस दिशा में भूगोल का उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम दिशा, ठीक है। जिधर से सूर्य निकलता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चुंबक को हमने कैसे रखा है? उस निर्देशक रेखा पर ऐसे रखा है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर है? भौगोलिक उत्तर की ओर है। और फिर हमने बल रेखाएं खींची। बाकी काम आपको लेब में समझाया जाता है कि बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो बल रेखाएं खींचते समय जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उदासीन बिंदु बताए, ये उदासीन बिंदु कहां पर मिलते हैं? चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होते हैं, जैसे यहां पे प्राप्त होते हैं। बल रेखाएं हमें कुछ इस तरह से मिलती हैं, एन से निकलती हैं और एस पर जाकर मिलती हैं। मैं ज्यादा बल रेखाओं को नहीं खींचूंगा, और एस पर जाकर मिलती है इस तरह से, और आगे आगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी बल रेखा यहां से होकर नहीं गुजरी, है ना। P1 और P2, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। कौन से बिंदु कहेंगे? उदासीन बिंदु कहेंगे। और उदासीन बिंदु पर अभी हमने देखा था, क्या देखा था बोलो? उदासीन बिंदु पर अभी हमने देखा था कि चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है, राइट। तो उदासीन बिंदु पर रिजल्ट है, और इसी रिजल्ट के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रबलता की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, चलिए कैसे ज्ञात करें? अभी आप देख रहे हो कि जो बिंदु P है, यानी उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है?
उदासीन बिंदु जो है यहाँ पर हमें किस स्थिति में प्राप्त हुआ? चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में प्राप्त हुआ। और निरक्षीय स्थिति में अभी हमने देखा था d की वैल्यू कितनी मिली थी? μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर 3/2 की पावर इतना वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। इस मान को यहाँ पुटअप कर दीजिए तो आपको कैपिटल M प्राप्त हो जाएगा। तो मान को पुटअप कर दीजिए, इसलिए d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2 की पावर इज इक्वल टू कितना? h। तो m इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा आपको, सारी चीजों को हटा दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ये h 4 पाई ऊपर μ0 नीचे d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2 की पावर फिनिश। तो ये जो इक्वेशन आपको मिलता है ये किसके लिए मिलेगा? कैपिटल M के लिए इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। और स्मॉल m के लिए क्या करेंगे? चूंकि हम जानते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2m, राइट। तो यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे, यहाँ कौन आ जाएगा? स्मॉल m, और ये जो 2l है यहाँ का 2l कहाँ जाएगा? इसके हर में आ जाएगा। इक्वेशन कैसे बनेगा? 4 पाई अपॉन μ0 इंटू d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2 की पावर h, और ये जो 2l था वो कहाँ है? इसके नीचे। इतना ऐसा सिस्टम में है, इसलिए वेबर। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी चुंबक के n ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर इस तरह से बलरेखा खींचेंगे। वो काम तो प्रैक्टिकल वर्क है आपका, लेब में होगा, और उसी के आधार पर ये थोड़ी सी थ्योरी हमने आपके सामने बताई, और इसी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रवणता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यही बात को, इस पार्ट को हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर, मतलब हम उसे क्या लिख सकते हैं? उसे हम लोग कहते हैं n to n पोजीशन। कौन सी पोजीशन? n to n पोजीशन दिखा सकते हैं, राइट। इसका अपोजिट, यदि हम इसी बात को n to s पोजीशन में चर्चा करें तो फिर से इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बलरेखाएं खींचेंगे। वो बलरेखाएं किस तरह से मिलेंगी? फिर से एक चुंबक लेना होगा, लेकिन उत्तर की तरफ कौन होना चाहिए? S। ऊपर की तरफ कौन है? उत्तर। लेकिन चुंबक का वहां क्या होना चाहिए? S, और यहाँ क्या होना चाहिए? N। तो जो उदासीन बिंदु मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? हमें चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में प्राप्त होते हैं। बलरेखाएं कुछ इस तरह से मिलेंगी, N से निकलेंगी S पर मिलेंगी, N से निकलेंगी S पर मिलेंगी। कुछ इस तरह से हम लोग जो है बलरेखाएं जो है हमको देखने को मिलती है, राइट। फिर से इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चूंकि उदासीन बिंदु पर हमने क्या देखा? B = H। इन पॉइंट्स पर P1 और P2 पर B = H, यानी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता दोनों आपस में कैसी बराबर। और चूंकि ये जो B है उसकी वैल्यू किस पोजीशन में लिखेंगे आप? चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में लिखेंगे। और अक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला था? अक्षीय स्थिति में फार्मूला था B की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई 2m d अपॉन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल वर्ग इज इक्वल टू कितना था? h। तो कैपिटल M बराबर यहां मिल जाएगा आपको। कैपिटल M बराबर मिल जाएगा 4 पाई अपॉन μ0 d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल वर्ग 2d यहां आ जाएगा, और h जैसा का वैसा, राइट। ये हो जाएगी इक्वेशन किसके लिए? कैपिटल M के लिए। और वैसे ही क्योंकि M बराबर m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, तो m की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इस बेस पे स्मॉल m निकल जाएगा, और जो m के साथ में जो 2l होगा वो कहाँ जाएगा? इसके नीचे। इक्वेशन का रूप हो जाएगा 4 पाई अपॉन μ0 d स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर इंटू एच अपॉन 2d तो पहले से ही है, 2l और आ रहा है, ये बन जाएगा 4dl। इस तरह से m का इक्वेशन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि उदासीन बिंदु पर क्या याद होता है, क्या होता है, B = H होता है, यानी कि चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता दोनों परिमाण में कैसे बराबर, किंतु दिशाएं दोनों की कैसी है, परस्पर अपोजिट है। इसलिए तो हमें क्या मिला, उदासीन बिंदु पर। अब B की वैल्यू पुट अप करने के लिए क्या करोगे, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है चुंबक की, लेकिन किस पोजीशन में, चूंकि उदासीन बिंदु हमें किस स्थिति में मिला, निरक्षीय स्थिति में मिला, तो B की वैल्यू हम कौन सा रखेंगे, निरक्षीय स्थिति वाली जो रिजल्ट मिला था हमें। इसके पहले हमने जो पढ़ा है, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या फार्मूला है, μ0/4πm/8। ठीक है, तो इस मान को यहाँ पर पुट अप करके फिर आप कैपिटल M की वैल्यू ज्ञात करेंगे और स्मॉल m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। लेकिन एनपीएस पोजीशन में, एनपीएस पोजीशन का मतलब समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा था चुंबक की अंतरूप को भौगोलिक उत्तर की ओर, यहाँ पर क्या रखेंगे, चुंबक की अंतरूप को भौगोलिक दक्षिण की ओर, और फिर बल रेखा खींचेंगे। ये जो बल रेखा मिलती है चुंबक के सापेक्ष कैसी स्थिति मिलती है, अच्छी स्थिति, और फिर से उदासीन बिंदु पर क्या मिलेंगे, B = H मिलेगा। तो B की वैल्यू पुट अप करके लिखेंगे, कौन सा वाला लिखेंगे, B की वैल्यू अच्छी स्थिति वाला लिखेंगे। B की वैल्यू कौन सा लिखेंगे, अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त होगी। तो B की वैल्यू कितनी लिखी हमने, लिख दिया आपके सामने है, और फिर इसको सॉल्व करके B की वैल्यू कैपिटल M यानी कि चुंबकीय आघूर्ण और स्मॉल m यानी कि ध्रुव प्रवणता की गणना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि उदासीन बिंदु और उदासीन बिंदु के ऐसे कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों ने देखा। चलिए हम कदम को आगे बढ़ाएं। हमारा जो अगला आर्टिकल होगा वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा, बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप में आता है क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इस आधार पर चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, है ना। पहले टाउ का व्यंजक निकालेंगे और उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण में m को परिभाषित करेंगे। दो काम आपके पास है, फिर टाउ की वैल्यू आप याद कर लें, चुंबकीय बल युग्म के आघूर्ण अर्थात टाउ की वैल्यू याद कर लेंगे, फिर देखेंगे m की क्या डेफिनेशन होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। सबसे पहले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, एक समान। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम जितनी भी बल रेखाएं खींचेंगे, वो सारी की सारी बल रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समानांतर होगी। और असमान चुंबकीय क्षेत्र होता तो कुछ बल रेखाएं ऐसी जाती, कुछ बल रेखाएं ऐसी जाती, कुछ बल रेखाएं ऐसी जाती, मतलब समानांतर नहीं होना चाहिए। फाइनली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी होनी चाहिए, परस्पर समानांतर होनी चाहिए। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रख रहे हैं, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को ले जाकर रख रहे हैं। तो यह है एक चुंबकीय द्विध्रुव
चुंबकीय द्विध्रुव मतलब एक प्रकार का चुंबक। अब चुंबक है तो उसका अपना सेंटर होना चाहिए, है ना, नाम दे दें चुंबक है तो ये है एन एस। चुंबक है तो उसकी अपनी ध्रुव प्रबलता होनी चाहिए, उसकी अपनी प्रभावकारी लंबाई होनी चाहिए। तो प्रभावकारी लंबाई को अपन क्या मान लें, यहां लिख देते हैं, प्रभावकारी लंबाई को हम लोग 2l मान देते हैं, और जो ध्रुव प्रबलता है उसको हम लोग m मान लें, है ना। तो जो चुंबक है, सांकेतिक रूप में चुंबक को इस तरह से भी लिखते हैं कई बार हम लोग। तो माना एक चुंबक है ना ns, माना एक चुंबक ns जिसकी ध्रुव प्रबलता m तथा प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2l है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र D में कैसे रखा गया है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो देख करके हम एक सिंपल सी थ्योरी लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि यहां पर आपको काम दिया गया है, बल युग्मक का आघूर्ण क्या निकालना है, आपको बल युग्मक का आघूर्ण निकालना है। अरे वाह, आपको तो पहले ये भी नहीं मालूम कि यहाँ बल युग्म लग भी रहा है कि नहीं, है ना। तो पहले आपको तो क्या देखना पड़ेगा, ये क्या पता लगाना पड़ेगा कि बल युग्म लग भी रहा है कि नहीं। अब बल युग्म किसे कहते हैं, वो 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग घूर्णी गति में। बल युग्म का क्या मतलब होता है बताओ, बल युग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा। कैसे बलों का जोड़ा, जिनके परिमाण तो कैसे हैं, समान हैं, किंतु उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो क्रिया रेखा है वो एक नहीं होना चाहिए। पहले बल की क्रिया रेखा ये है तो दूसरे बल की क्रिया रेखा कैसी होनी चाहिए, है ना, दूसरी, मतलब उस स्थान से होकर नहीं गुजरना चाहिए, परस्पर अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे दो बल, ऐसे समान परिमाण के ऐसे दो बल, समान परिमाण के किंतु विपरीत दिशा वाले ऐसे दो बल जिनकी दिशाएं, जिनकी क्रिया रेखा कैसी हो, एक ही ना हो, तो बलों की इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। तो आपको बताना होगा क्या यहाँ बल युग्म लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। चलो, इसके पहले के पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमने क्या परिभाषा दी थी, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चलिए, अगर मैं, हालांकि ये तो उत्तरी ध्रुव है और यहाँ इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, m है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ये मानकर चलता हूं, ये आपसे पूछता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो क्या जवाब दोगे। आपका जवाब होगा इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक समान। हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, वो एक समान है। तो b कैसा है बताइए, b हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस पॉइंट पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आपका जवाब होगा b। इसकी मीनिंग क्या होगी, यदि मैं इस पॉइंट पर इकाई उत्तरी ध्रुव को ले जाकर के रख दो, एकांक उत्तरी ध्रुव को ले जाकर रख दो, तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, b फोर्स काम करेगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो कोई उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, और उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, m। जब एकांक उत्तरी ध्रुव होता तो कितना फोर्स काम करता, b फोर्स काम करता। तो m ध्रुव प्रबलता का ध्रुव है तो कितना फोर्स काम करेगा, m इंटू b फोर्स काम करेगा। और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, जो कि उत्तरी ध्रुव की दिशा ऊपर है कि नहीं, बल रेखा की दिशा ऊपर है कि नहीं, तीव्रता की दिशा ऊपर है कि नहीं, तो फोर्स का डायरेक्शन भी कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, राइट। ठीक इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पर जो फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर, इस ध्रुव पर जो बल लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी होगी कितनी, m इंटू बी। लेकिन ये दक्षिण ध्रुव है, लेकिन उसकी, इसलिए उसकी दिशा कैसी होगी, परस्पर अपोजिट होगी। तो फाइनली हमने देखा कि इस
चुंबक पर एक बलयुग्म काम कर रहा है और उस बलयुग्म का नाम क्या होगा? MB होगा। और ये जो MB ये जो आप MB देख रहे हैं, ये जो आप MB देख रहे हैं, ये MB जो बलयुग्म है वो क्या करेगा समझने के लिए, ये जो MB बलयुग्म है वो क्या करना चाहिए? चुंबक को क्या करेगा? चुंबक को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। और इसीलिए इस बलयुग्म को हम लोग कह देते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। समझ में आ गया सब लोगों को? ये है प्रत्यानयन बलयुग्म, इसकी वैल्यू कितनी है? MB। और जैसे ही प्रत्यानयन बलयुग्म हमको प्राप्त होता है, 11th क्लास में हम अच्छी तरह से देख चुके हैं, है ना? क्या देख चुके हैं? इसका आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म लग रहा है और उसका आघूर्ण निकाला जा सकता है। तो क्या फार्मूला है? इसलिए इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालोगे? उसके लिए एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बल कौन कौन? एक बल है MB, दूसरा बल है MB। लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों बिंदु कहीं ना कहीं काटेंगे। ये जो डिस्टेंस मिल रहा है आपको, ये वाला है ना, ये जो डिस्टेंस मिल रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लंबवत दूरी। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी मतलब एक बल का मान तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना है? MB। और लंबवत दूरी कितनी है? SP। फिनिश। ये है बलयुग्म का आघूर्ण, और जिसको सांकेतिक रूप में हम लोग किससे दर्शाते हैं? टाउ से दर्शाते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू MB इंटू SP, राइट? ओके। अब हम क्या करें? इस SP की वैल्यू ज्ञात कर लें। उसके लिए उस त्रिभुज का उपयोग करते हैं। त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज NPS। NPS में आप देख रहे हो, जब एक कोण थीटा है, ये भी कोण कितना होगा? यह कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा, है ना? तो हमें SP चाहिए। SP मतलब कोण के सामने की भुजा लंब चाहिए। SP चाहिए। और क्या दी गई है? उस त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा दी गई है। कर्ण वाली भुजा कौन सी है? NS। तो कौन बना? कोण के सामने की भुजा लंब को बटे कर्ण, यानी कि कौन सा रिलेशन आता है? साइन थीटा का रिलेशन आता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से SP बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं NS इंटू साइन थीटा। ये आ जाएगा SP। और NS की वैल्यू कितनी है? NS है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, और प्रभावकारी लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं? 2L से। ये बन जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है? इस SP को हम लोग कहां पुटअप कर सकते हैं? समीकरण 1 में पुटअप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से हम देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू MB इंटू लंबवत दूरी कितनी मिली? 2L साइन थीटा। कितना मिला? MB इंटू 2L साइन थीटा। और चूंकि हम लोग जानते हैं M इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू मिल जाएगा M इंटू 2L के बदले कैपिटल M, B जैसा का वैसा, और साइन थीटा तो साइन थीटा। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल गया। और ये जो इक्वेशन है किस बात को बताएगा? प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को बताएगा। इसी पार्ट को आप चाहें तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं M क्रॉस B। क्या लिख सकेंगे? M क्रॉस B। सदिश राशि है तो उसका अपना डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो टाउ का डायरेक्शन है वो चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के क्रॉस गुणनफल है। क्रॉस गुणनफल मतलब लंबवत है। तो फाइनली हम क्या करेंगे? टाउ की जो दिशा होती है, टाउ मतलब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, उसकी दिशा कैसी होगी? M के भी और B के भी, दोनों के कैसी होगी? अभिलंबवत तल में होगी। ठीक, तो इस तरीके से टाउ की दिशा के बारे में भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया। अब हम इसी बेसिस पे आपको बाजू में लिखा हुआ देख लीजिएगा, M को परिभाषित करना है। अब हमें कौन सा काम बचा है बताओ? हमें काम बचा है, जो महत्वपूर्ण काम है
एम की परिभाषा, एम की परिभाषा, एम को परिभाषित करना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में यदि हम क्या करें, समीकरण 2 में यदि हम क्या करें, b बराबर 1 रख दें, यानी b बराबर 1 का मतलब एकांक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा बराबर भी हम 1 रख दें, तथा साइन थीटा इज इक्वल टू भी कितना कर दें 1, या थीटा इज इक्वल टू कितना कहलाएगा 90 डिग्री। तो उस परिस्थिति में b भी हट जाएगा, साइन थीटा भी हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तब आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एम मिल जाएगा। बन गई परिभाषा, है ना। तो परिभाषा बोलो, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा होने पर लगता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो उस द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे जाने पर लगता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जो है एम की, एम मतलब चुंबकीय आघूर्ण को भी हमने परिभाषित कर दिया, राइट। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो फाइनली ये फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर बाद आप लोगों को बात बताने वाले हैं, है ना। जैसे एम का मात्रक, एम का विमीय सूत्र, कैपिटल एम का मात्रक, कैपिटल एम का विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, उसका विमीय सूत्र, उन सब में ये जो फार्मूले हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, इन फार्मूलों का हमें बार बार उपयोग करना पड़ेगा। और इसके पहले भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, वहां पर भी मात्रकों के लिए, और आगे भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, वहां पर भी जो है इन फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ती रहती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो चलिएगा इस बात को हम रिपीट करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा की भी गणना करेंगे। हमारा आर्टिकल बना, हेडिंग बनी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। ओके, अभी हमने देखा था कि मान लीजिए एक चुंबक था NH जिसकी ध्रुव प्रबलता कितनी थी m और जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l, और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमने रखा था। तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण काम कर रहा था और उस बलयुग्म के आघूर्ण की वैल्यू कितनी थी, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, समीकरण 1। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें कार्य कब करना पड़ रहा है, जैसे कि ये डस्टर है और डस्टर को चलाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है, निश्चित रूप से मुझे बल लगाना है। तो कार्य हो रहा है मतलब मुझे बल लगाना पड़ रहा है, राइट। कार्य हो रहा है इसका मतलब क्या है, हम पिंड पर कोई बल लगाते हैं। यहां पर भी हमें क्या करना है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण से घुमाना है, थीटा कोण से घुमाना है।
अब थीटा कोण से घुमाना है तो अपने आप तो घूमेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। आपको याद होगा 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी पिंड को घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य की गणना करने के पहले हम लोगों को किस बात की जानकारी प्राप्त करनी होती है कि कार्य करने के लिए पहले जो हम बल लगा रहे हैं, कार्य करने के लिए हम लोग जो बल लगा रहे हैं उस बल से पूछ लीजिएगा कि जो बल है वो चर है कि अचर है। यदि बल अचर है, यदि बल अचर है तो सीधे सीधे आप कार्य के लिए जो है बल इंटू विस्थापन का एक फार्मूला आपके पास है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन का फार्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, कार्य की गणना कर सकते हैं। लेकिन यदि बल कैसा हो, परिवर्ती, वेरिएबल हो, तो ऐसी परिस्थिति में कुल कार्य की गणना करने के लिए क्या करते हैं, कुल विस्थापन को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, हर खंडों का अलग अलग कार्य निकालते हैं और फिर सभी कार्यों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये परिवर्ती बल के लिए। दी सेम सिचुएशन घूर्णी गति में भी यही काम करते हैं। यहां पर भी जो बल आघूर्ण है आप देख सकते हैं, ये जो बल आघूर्ण है फाइनली किस बात पर निर्भर कर रहा है, जरा देखें। टाउ का पूरा जो पार्ट है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है, थीटा पे। एम तो कांस्टेंट होता है, ओके। बी भी कैसा है, वो भी एक समान है, ओके। तो चेंज क्या हो रहा है, जैसे जैसे द्विध्रुव क्या होगा, घूमता जाएगा, जैसे जैसे द्विध्रुव क्या होगा, घूमेगा, घूमता जाएगा, तो क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी, जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो टाउ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अर्थात इस टाउ को हम लोग कहेंगे, टाउ कैसा है, बलागुण कैसा है, परिवर्ती है। जब बलागुण ही परिवर्ती निकल गया और हमें कुल कार्य निकालना है तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि जो कुल कोणीय विस्थापन है, ये जो कुल कोणीय विस्थापन है उसको हम क्या कर लें, पहले छोटे छोटे खंडों में बांट लें। ये जो कुल कोणीय विस्थापन है उसको हम लोग क्या कर लें, छोटे छोटे खंडों में बांट लें। माना इन्हीं में से एक छोटा खंड है डी थीटा, उसके लिए कार्य निकाल लें। मतलब बेसिकली हमें जो काम करना है, कौन सा काम करना है, द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को कितना कोण घुमाना है, सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में कार्य निकाल लो। ये कितना आ जाएगा, मान लो कि सूक्ष्म कार्य है तो dw से दर्शा दीजिए। ये आ जाएगा जैसे बल इंटू विस्थापन लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही बल के बदले बलागुण और विस्थापन के बदले कितना लिखेंगे, डी थीटा। ठीक, ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू आपके सामने है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये है सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में कार्य। तो फाइनली अतः चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी, ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। तो उसकी प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक स्थिति अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री से अंतिम अवस्था थीटा इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। बोलो क्या करना होगा, ये जितने, सबसे पहले तो इस कार्य को हम लोग W से दर्शा दें, कुल कार्य। ये जितने छोटे छोटे कार्य हम लोगों को प्राप्त हुए थे उन सब कार्यों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कहां से लेकर कहां तक, उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि थीटा बराबर 0 से उसकी अंतिम अवस्था यानी कि थीटा बराबर थीटा तक। ठीक है, तो W इज इक्वल टू थीटा बराबर 0 टू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ dw। इसको सॉल्व कर दीजिए, थीटा बराबर 0 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा, dw की वैल्यू यहां से रख दीजिए, कितना है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। सॉल्व करो, एम बी कांस्टेंट है, पूरी तरह से बाहर निकल गया, बचा कौन,
साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, उसकी लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा। माइनस को फिर से आप बाहर निकाल दीजिए, बन गया माइनस mb। कौन बचा? कॉस थीटा। पहले थीटा की लिमिट, अपर लिमिट लिखेंगे कॉस थीटा, और फिर थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट यानी कि 0 डिग्री लिख देंगे। ये आ गया माइनस mb, यह जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। फाइनली ये आ गया, माइनस को यहां से हटा दीजिए, हटाने के लिए क्या करें? mb, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ये है कार्य का इक्वेशन। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब आप देख सकते हैं ये जो कार्य है फिर से किस बात पर निर्भर कर रहा है? थीटा पे निर्भर कर रहा है ना। तो इस कार्य की वैल्यू कब ज्यादा होगी कब कम होगी वो सब किन बातों पे निर्भर करेगा? थीटा पर निर्भर करेगा। तो थीटा की अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग परिस्थिति में कार्य का मान भी कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। चलिए पहली परिस्थिति ले लेते हैं। परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थिति में सबसे पहली परिस्थिति क्या ले लें? जब थीटा बराबर 0 ले। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होगा? जब चुंबकीय द्विध्रुव कैसा हो? ऐसे। जब थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा? इट इंप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 0। cos 0 यानी 1। तब उस समय कार्य की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? यह जाएगा mb 1 माइनस 1, cos थीटा की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 0। तो फाइनली w की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? हमें 0। यानी कि इस परिस्थिति में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति हम ले लें कि जब हमने चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाया। 90 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। अब यहाँ cos थीटा का मान कितना रख देंगे? 0। तो ये बनेगा कितना? 1 माइनस 0 यानी कि 1, यानी कि कितना आ जाएगा? mb। तो w इज इक्वल टू हमें कितना प्राप्त मिल जाएगा? mb। ये कार्य मिल जाएगा। तीसरी परिस्थिति क्या बनी कि अब अभी हमने चुंबक को कितना घुमाया था? ये 0 पोजीशन में, यहां पर आकर के 90 डिग्री घुमाया, फिर हमने उसको क्या कर दिया? 180 डायरेक्शन से घुमा दिया। ठीक, तो जब 180 डायरेक्शन से घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब थीटा इज इक्वल टू 180, देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? -1। ठीक, और जब cos थीटा का मान -1 मिल जाएगा तो -1 सामने माइनस है तो +1, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो कार्य की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2mb। ये जो कार्य मिल रहा है आप लोगों को, ये जो कार्य है, इस कार्य को हम लोग कहेंगे अधिकतम कार्य। ये जो कार्य मिलेगा अधिकतम, तो कार्य अधिकतम कब होगा? चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का मान अधिकतम कब होगा? जब हम चुंबक को सीधे क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर दें, उस स्थिति में जो कार्य का मान होगा अधिकतम होगा। राइट? तो ओके, यहीं पर एक छोटा सा काम और जुड़ गया है आप लोगों के साथ में। पहले तो आपको कार्य निकालने पूछा और साथ ही साथ उसमें जोड़ दिया स्थितिज ऊर्जा। हालांकि स्थितिज ऊर्जा की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब किसी चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, और वो जो कार्य है उसमें किस रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। यहां पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम चुंबक की जो प्रारंभिक स्थिति है वो ये वाली स्थिति नहीं लेते, उसके लिए हम एक नवीन स्थिति यानी कि मानक स्थिति लेते हैं। और वो जो मानक स्थिति है, यहां पर हमने कितना लिया था? प्रारंभिक अवस्था को कितना माना था हमने? थीटा बराबर 0 माना था। अब हम थीटा बराबर 0 ना मान करके किस चीज के लिए अभी हमने क्या निकाला है? कार्य निकाला। अभी हमने क्या निकाला? देखो, अभी हमने कार्य निकाला। अब हम स्थितिज ऊर्जा को निकालना चाहते हैं।
प्रोसेस पूरी जैसे की वैसी ही रहेगी। स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए पूरी की पूरी प्रोसेस वैसे की वैसी ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है ना। चलिए अब हम कार्य ना निकालें, अब हम क्या निकालें? चलिए अब हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं। क्या चाहिए हमें? स्थितिज ऊर्जा। तो पहली कार्रवाई तो बिल्कुल जैसी की वैसी ही होगी। पहली कार्रवाई हमारी क्या थी? पहले हमने टाउ के बारे में देखा था, कितना आया था? mb sin थीटा आया था। फिर द्विध्रुव को सूक्ष्मकोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य भी हमने निकाल लिया था। अब यहां से थोड़ी सी स्थिति चेंज हो जाएगी। अतः द्विध्रुव को उसकी प्रारंभिक अवस्था के बदले ज्यादा अच्छा हो कि हम वहां क्या लिखते हैं? उसकी मानक अवस्था। और मानक अवस्था जो होती है, मानक स्थिति जो होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? थीटा बराबर π/2। थीटा बराबर π/2 क्यों? क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि किसी भी चीज का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट किया जाता है? जब वो अपनी न्यूनतम अवस्था में हो, जब वो जीरो अवस्था में हो। जैसे हमने कहा हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो जीरो होगा जरूर, और वो है समुद्र तल। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसकी मानक अवस्था, यानी कि इस अवस्था में हम लोग देखेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कैसी होती है? जीरो। इसलिए हमने थीटा बराबर कितना माना? π/2। राइट, ओके। तो द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति यानी कि थीटा बराबर π/2 से बाकी अंतिम अवस्था यानी कि कौन सी? थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। और इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसी का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो संकेत है, यहां पर जब आप W लिख रहे थे वहां पर आप लिख देंगे U। स्थितिज ऊर्जा का जो सिंबल है वो क्या है? U। बाकी सारे के सारे काम जैसे के वैसे। यहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए काम करो। तो dW को क्या करना होगा? कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा? जितने छोटे छोटे कार्य थे उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जो लिमिट होगी वो क्या होगी? π/2 से थीटा, π/2 से थीटा, वैसे ही π/2 से क्या होगी? थीटा। तो लिमिट पहले माइनस को बाहर निकाल दिया, mb जैसा का तैसा, cos थीटा, और फिर थीटा के स्थान पर अपर लिमिट थीटा, और फिर इस थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट π/2, इस तरह से। राइट, और फिर इसलिए u बराबर हमें क्या मिला? ये मिला -mb cos थीटा जैसा का वैसा, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और इसलिए u बराबर कितना मिला? -mb cos थीटा। ये है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है। फिर अलग अलग परिस्थितियों में इस u की वैल्यू कैसे मिलेगी? आपको अलग अलग मिलेगी। तो क्या मिलना चाहिए? पहले थीटा बराबर 0, फिर थीटा बराबर इन परिस्थितियों में फिर से हम क्या करेंगे? u की वैल्यू की गणना करेंगे। चलो फिर से थीटा बराबर 0 हो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो u इज इक्वल टू कितना मिलेगा? u इज इक्वल टू मिल जाएगा -mb। u इज इक्वल टू -mb। ठीक। थीटा बराबर 90 हो तो cos 90 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0। अभी बताया था हमने। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो u इज इक्वल टू cos 180 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा +1 यानी कि m। तो देख सकते हैं ये दोनों परिस्थितियां हैं, एक ये वाली परिस्थिति और ये दूसरी परिस्थिति। ये दोनों परिस्थितियों को हम लोग स्थायित्व की अवस्था कहते हैं। इन दोनों परिस्थितियों को हमने क्या नाम दिया? स्थायी अवस्था, और अच्छे से संतुलन की अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था। ए भी संतुलन है, ए भी संतुलन है। राइट।
लेकिन ये संतुलन जो है ये है स्थायी संतुलन, और ये जो संतुलन है इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी संतुलन। अब स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में क्या संबंध है? अब जैसे आप देख रहे होंगे कि ये एक बोतल है और बोतल जो है ये रखा हुआ है ना। अब इस बोतल की कौन सी अवस्था दिखाई दे रही है आपको? संतुलन की अवस्था दिखाई दे रही है। यदि मैं इसको थोड़ा सा यहां से क्या कर दूं, विस्थापित कर दूं, तो फिर से कहां जाएगा? अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। ये उसकी कौन सी अवस्था हुई? स्थायी संतुलन की अवस्था। ये जो अवस्था दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अच्छा, इस परिस्थिति में देखो, इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं, इस परिस्थिति में देखो, ये कौन सी अवस्था है? इसको हम अस्थायी संतुलन की अवस्था कहेंगे। जब तक इसको पकड़ कर रखेंगे तब तक क्या रहेगा? ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। लेकिन जैसे इसको छोड़ देंगे फिर से कहा जाएगा? ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। यहां से थोड़ा भी हमने इसे डिस्टर्ब किया तो कहा जाएगा? ये नीचे की अवस्था में आ जाएगा। या यहीं से ले लीजिए, यहां से इसको थोड़ा सा इस तरह से, अभी आप देखिएगा ये कौन सी अवस्था है? इसकी संतुलन। कहीं ना कहीं से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। लेकिन जैसे वो फोर्स हटा लेंगे तो फिर से कहां जाएगा? स्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर भी है ना। तो स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो मैग्नेटिज्म का जो पहला पड़ाव है यहीं पर पूरा होता है। अब हम कुछ छोटी बातों की लेकिन महत्वपूर्ण बात है उन पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। अभी इसके पूर्व के पीरियड में और आज भी मैंने कुछ मात्रकों और विमी सूत्र के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था, है ना, कि मात्रक कैसे लिखें, विमी सूत्र कैसे लिखें। अक्सर भूल जाते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन मात्रकों की हमको जरूरत पड़ती है। परीक्षाओं की दृष्टि से, बड़ी परीक्षाओं की दृष्टि से, जेईई मेंस, और वहां पर हमें बार बार उन मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो मात्रकों से आप बिल्कुल रूबरू रहिए, जानिए उन मात्रकों के बारे में। चल, तो इसको मिटा दें। एक बात, स्मॉल m का मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। दूसरी बात, कैपिटल M यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी हम मात्रक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कुछ बात आपको याद दिलाते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जब किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस वृत्तीय कक्षा में गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है एक वृत्तीय धारा लूप का निर्माण करता है, और वृत्तीय धारा लूप में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को एक चुंबकीय द्विध्रुव के सदृश हम उसे मान सकते हैं। या साधारण शब्दों में हम यूं कहें कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो ये कुंडली है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये कुंडली में आवेश चल रहा है। और एक कुंडली में जब आवेश चल रहा है, एक कुंडली में जब विद्युत धारा बह रही है, तो किसका निर्माण होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र डेवलपमेंट होता है। अर्थात वो जो कुंडली है एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और उस चुंबक की तरह जब व्यवहार करती है तो उसका अपना जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कितना था? m = n × I × A, NIA। अर्थात उस कुंडली का, उस धारावाही वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कितना था? m × NIA, जहां पर n क्या है?
कुंडली में चक्करों की संख्या, कुंडली में परिभ्रमणों की संख्या, कितने उसमें लूप्स हैं उनकी संख्या, आई धारा, ये क्या है, मीटर। यदि मैं आपसे पूछूं कि m का मात्रक क्या होना चाहिए, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि m का मात्रक होगा, n तो चक्करों की संख्या है, उसका कोई मात्रक होगा क्या, नहीं। अब कौन बचा, I का मात्रक कौन हुआ, आई धारा है, तो उसका मात्रक होगा एम्पियर, और ए क्षेत्रफल है कुंडली का, ये क्या है, क्षेत्रफल है कुंडली का, तो मात्रक कौन बना, मीटर का स्क्वायर। तो m का मात्रक क्या बना, एम्पियर, मीटर का, एम्पियर इनटू मीटर का स्क्वायर। अब आप देखिएगा m का जो विमीय सूत्र होगा, m का विमीय सूत्र क्या होगा, वेरी सिंपल है ना, मीटर के लिए l स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एम्पियर के लिए हम a का उपयोग करते हैं, बन गया हमारा विमीय सूत्र। m नहीं है तो 0 लगा दो, t नहीं है तो 0 लगा दो। इस तरीके से हम लोग जो है m का मात्रक और m के विमीय सूत्र की हमने चर्चा की, राइट। अब हम इसी आधार पर जैसे ही हम m का मात्रक और m का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, स्मॉल m का मात्रक, अब इसके पहले हम लोगों ने जो पूर्व की क्लासेस में m का मात्रक बताते समय हमने उसको छोड़ दिया था, हमने कहा बाद में स्पेशली चर्चा करेंगे। चलिए, तो m का मात्रक निकालने के लिए क्या करोगे, हम जानते हैं, इसी फार्मूले का फिर से उपयोग करें। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं m इज इक्वल टू MIA, m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू 2l, राइट, n जैसा का क्वेश्चन। तो m बराबर क्या मिला, m बराबर मिला NIA अपॉन 2l। तो m का मात्रक क्या हो जाएगा, m का मात्रक क्या होगा, n का मात्रक वो तो चक्करों की संख्या है, कोई मात्रक नहीं। I का मात्रक, I धारा है तो उसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक कौन, एम्पियर। A क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर, और नीचे कौन है, 2l डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मात्रक कौन होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो m का मात्रक क्या बना, ये बना एम्पियर इंटू मीटर। तो m का मात्रक भी हमारे सामने आ चुका है, एम्पियर मीटर। तो आप रटिए नहीं, किसी चीज को रटिए नहीं, रटेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए और उनके बारे में जानिए, तो क्या होगा, हम आराम से मात्रक और विमीय सूत्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल m का विमीय सूत्र क्या होगा, चलो बताओ, विमीय सूत्र बिल्कुल इस हिसाब से निकाल सकते हैं। स्मॉल m का यानी कि ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र, मीटर के लिए l और एम्पियर के लिए a, फिनिश। या आप चाहो तो m नहीं है तो m पर 0 लगा दो, l तो है ही, t नहीं है तो t पर 0 लगा दीजिए, और a जैसा का। ये तो बात हो गई स्मॉल m के मात्रक की, स्मॉल m के मात्रक की, स्मॉल m के विमीय सूत्र की। वैसे यहाँ पर भी कैपिटल M यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, ठीक है। एक और भी मात्रक हमारे पास हो सकता है। चलिए, स्मॉल कैपिटल M का एक मात्रक और क्या सकता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आप लोगों को, चूंकि हम जानते हैं, है ना, अन्य मात्रक, इसको हम क्या इस नाम से पुकार लें, अन्य मात्रक के नाम से पुकारें, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते समय बहुत सारे मात्रक हम लोग को हमारे सामने से होकर गुजरते हैं। अभी हमने देखा था टाउ इज इक्वल टू कॉट mb sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू क्या मिला था, mb sin थीटा, यहीं से एक मात्रक मिल रहा है आपको। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलता है टाउ अपॉन b sin थीटा। तो m का मात्रक क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल, तो m का मात्रक मिलेगा टाउ का मात्रक, चूंकि बल आघूर्ण है, टाउ का मात्रक बल आघूर्ण है, और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होना चाहिए, डायमेंशनली। क्या लिखेंगे बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र एक ही होता है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति b का मात्रक, b चुंबकीय क्षेत्र है, क्या लिखेंगे, टेस्ला, और साइन थीटा तो कोई मात्रक नहीं, एक नया मात्रक और मिल गया आप लोगों को, जूल प्रति टेस्ला। ये है m का मात्रक, और विमीय सूत्र भी आप लोग लिख सकते हैं। विमीय सूत्र तो मैंने आप लोगों को निकालना सिखाए, राइट। तो ओके,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर लें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, स्पेशली बात कर रहे हैं मात्रकों पर और सूत्रों पर हम लोग, ताकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे याद रखें। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक विमीय सूत्र आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, अभी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, चूंकि टाउ बराबर कौन, एम बी साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी का मात्रक है। तो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी इज इक्वल टू टाउ अपॉन एम साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए? बी का मात्रक चाहिए। हमें क्या चाहिए? बी का मात्रक। तो बी का मात्रक क्या लिखोगे? अभी हमने देखा था बी का मात्रक क्या था, ठीक है। बी का मात्रक इज इक्वल टू टाउ का मात्रक। अभी हमने देखा टाउ का मात्रक हम लिख सकते हैं जूल, और एम का मात्रक भी निकाला है आपके सामने। एम का मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर का स्क्वायर। एम का मात्रक बोलो, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना? जूल प्रति एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। सामान्य तौर पर हम लोग इसे टेस्ला भी कहा देते हैं, है ना। बी का मात्रक हम लोगों ने किस रूप में याद रखा है? एसआई पद्धति में टेस्ला, और सीजीएस पद्धति में जो है गॉस या ओरस्टेड, यह है एसआई पद्धति। और सीजीएस में हमने क्या याद रखा है? लिखा है गॉस या ओरस्टेड। यह है सीजीएस पद्धति में बी का मात्रक, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि घुमाने की कोशिश करता है हम लोगों को, है ना। तो आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये जो आपका कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट। ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। इन बातों के आधार पर जो है आप फंस नहीं सकते हैं, आपको निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसके बाद जो है आगे के कालखंडों में कुछ और भी चुंबक से संबंधित बातें हैं, हम आप लोगों को